हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग फोटोसिंथेसिस के कुछ लाइट रिएक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चंस कर लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा फोटो रेस्पिरेशन के दौरान भी कि श्वसन और फोटोसिंथेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं। इनके क्वेश्चंस हमें समझ में आना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टडी के साथ साथ क्वेश्चंस भी स्टडी की जाए, डिस्कशन किया जाए तो बेहतर है। जैसे मैंने यहाँ इस लेक्चर में आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे हम 2018 से चलते हैं। 2018 में आया है क्वेश्चन, किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो इसमें आपके लिए ऑप्शन है साइकस, कारा, नॉस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो कह सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करी जाए, क्या किस के प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। बताइए वो कौन है। अब इसमें जैसे ऑप्शन में आपको दिया गया है साइकस, क्या साइकस प्लांट दिया गया है। दूसरा है साइकस के बाद में कारा है। थर्ड है अपना इसमें नॉस्टॉक और चौथा है इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर जीवाणु। ठीक है, तो ये इजी गोइंग क्वेश्चन है। हम लोगों ने, याद करो, वॉन नेल का कंसेप्ट पढ़ा था। वॉन नेल ने ही बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी और उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि O2 evolved in photosynthesis process evolved by the photolysis of water. ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोसेस कंप्लीटेड ऑन PS सेकेंड। जल का प्रकाशीय अपघटन की जो प्रक्रिया है वो PS सेकेंड पर कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर, याद करो, हमने ये आपको एक्सप्लेन भी किया था, जरा समझते हैं। ये साइकस है, इनमें क्लोरोफिल ए पाई जाती है, क्लोरोफिल यहाँ भी पाई जाती है, क्लोरोफिल ए यहाँ भी पाई जाती है। तो जहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंस होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर का प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है देख लो जरा। एक होती है नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक सामान्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसमें कहा जाता है CO2 प्लस वाटर एरो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, सनलाइट। क्या होती है, सनलाइट। ये सूरज की रोशनी है और यहाँ पर होते हैं पिगमेंट्स। क्या होते हैं, पिगमेंट्स की प्रेजेंस होती है। तो ये हो गए 6 और ये हो गए 12 और ये 6 हैं और ये 6। तो इस तरीके से यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी के टूटने से ही ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। अब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस देखते हैं, या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हो ये रहा है
कि यहाँ पर CO2 तो एज इट इज यूज हुए, ये रहे CO2 प्लस है यहाँ पर 12H2S, ठीक है। यहाँ पर भी 6 CO2 का यूज किया गया है, 6 CO2, क्लियर। और एरो है, इसमें IR इंफ्रारेड, और इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल आता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और यहाँ बनता है C6H12O6, C6H12O6 प्लस सल्फर प्लस इसमें भी वाटर का प्रोडक्शन होता है। ये 12 मॉलिक्यूल, ये 6, और ये इस तरीके से आप देखो कि CO2 तो दोनों में यूज हो रही है, डिफरेंस है तो H2O H2S। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये होता है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, वहां पर सल्फर का प्रोडक्शन होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज हो गई। तो 2018 का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आता है निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद नहीं है? निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद नहीं है? 2018 में ही आया है, तो कह सकते हैं निम्न में से कौन, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है, उत्पाद प्रोडक्शन नहीं। इसमें लिखा है NADPH, ऑप्शन है NADPH, दूसरा है NADP, तीसरा है ATP, चौथा है O2। क्या है? O2। तो इसमें कौन सी जो ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, जो कि लाइट रिएक्शन में जनरेट नहीं होगा? ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में जनरेट नहीं होने वाली चीज़ है वो है आपकी NADP, NADS। ये जो बना था NADH2, ये बना था रेस्पायरेशन। कहाँ बना था? रेस्पायरेशन, ठीक है। तो नॉर्मली NADPH2 का फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन में, ATP का फॉर्मेशन होता है, O2 का होता है। तो ये 2018 का एक और क्वेश्चन था। अब आता है एक रेड ड्रॉप है, रेड ड्रॉप इमर्सन दीर्घीकरण प्रभाव और लाल बूंद, रेड ड्रॉप किसकी खोज में प्रमुख यंत्र रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन अभिगमन, दो प्रकाश तंत्रों का एक साथ कार्य करना, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के चक्रीय अभिगमन। इसमें बेहतरीन ऑप्शन है कि दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। याद करो TW एंजलमैन, इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था। दो फोटो सिस्टम काम करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और हमारी इस स्टडी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, 2016, इमर्सन इफेक्ट, इसे इमर्सन इफेक्ट या रेड ड्रॉप भी कहते हैं। ये अब ये है क्या? इमर्सन इफेक्ट यहीं पर समझना पड़ेगा, हालांकि ये फैक्टर से रिलेटेड है, रेड ड्रॉप या इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट
इमर्शन इफेक्ट या इमर्शन इन्हेंसमेंट इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। या फिर हम इसी को कर सकते हैं रेड ड्रॉप। क्या? रेड ड्रॉप। ये रेड ड्रॉप क्या है या इमर्शन इफेक्ट क्या है, इससे इस क्वेश्चन का कनेक्शन है। तो रेड ड्रॉप होता क्या है? कहा जाता है कि अगर एक प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया है उसे आपका जो 680 nm है उससे अगर अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में फिर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, तो इसे रेड ड्रॉप कहा गया। मतलब ये है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए दो प्रकार के स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है 700 nm की लाइट और दूसरी होती है 680 nm की लाइट। तो 680 nm से अगर ज़्यादा का लाइट दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पीएच सेकंड है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और पीएच सेकंड इनएक्टिव होने पर क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं होगी, और फिर ऐसी कंडीशन में वो फिर काम करना बंद कर देगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको किसके लिए कहा जाता है कि इनके अनुसार यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रक्रिया को 680 nm से अधिक वेवलेंथ का प्रकाश प्रदान किया जाता है तब प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसे रेड ड्रॉप कहा जाता है। ठीक है, रेड ड्रॉप कहा जाता है। लेकिन यदि प्रकाश अभिक्रिया को लाल एवं नीला प्रकाश अथवा 680 nm
तथा 700 nm का प्रकाश एकांतर क्रम अल्टरनेट में प्रदान किया जाता है तब इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहा जाता है अर्थात दोनों फोटो सिस्टम PS फर्स्ट तथा PS सेकेंड सक्रिय होते हैं तब दर बढ़ जाती। किसकी दर बढ़ जाती है? प्रकाश संश्लेषण। कहा जाता है कि ऐसे भी कह सकते हैं, अगर लाल प्रकाश को सतत रूप से प्रकाश संश्लेषण को प्रदान किया जाए, इसका मतलब है कि आप 680 nm से ज़्यादा का प्रकाश उस एरिया में प्रदान कर रहे हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है और इसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं। इमर्सन ने फिर कहा कि अगर हम अल्टरनेट लाइट प्रोवाइड करें, रेड ब्लू या 680 या 70, तो इन दोनों को एकांतर क्रम अल्टरनेट फॉर्म में प्रदान किया जाए तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। इसी को कहते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन का मतलब क्या कहते हैं? बढ़ोतरी सिद्धांत है सब कुछ, एनहांसमेंट इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन था 2016 का। अब क्वेश्चन है एक, ये आगे चल के अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5 अपनी स्टेज 5 में। ये हम कौन सी स्टेज कर रहे हैं? स्टेज 5, ठीक है। हम स्टेज 5 का क्वेश्चन नंबर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो अपन ने क्वेश्चन देखा है, ये इन्हेंसमेंट वाला क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 15, ये था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की स्टडी करें तो वो है क्वेश्चन नंबर 5। आसान है। हरित लवक की स्ट्रोमा पट्टिलिका में होने वाली प्रकाश अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो स्ट्रोमा पट्टिलिका NADPH2 ATP NADPH2 ATP, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्टेज 50 रहेगा। तो ये इसमें क्या कहा गया है जरा समझते हैं। इसमें जो कहा गया है जरा समझने का है। क्या? इसमें कहा गया है कि हरित लवक के स्ट्रोमा पट्टिलिका में होने वाली प्रकाश अभिक्रिया के परिणामस्वरूप क्या बनता है। क्वेश्चन है स्ट्रोमा लेमिली
स्ट्रोमा पट्टलिका, क्या पट्टलिका में होने वाली प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया होने वाली प्रकाश अभिक्रिया में किस का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है। बताइए ये किसकी बात कर रहा है। एक तो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट है, कौन है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इज दैट क्लियर। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखें तो ये कौन है, ये ग्रेना है, ठीक है। 10 से 100 ग्रेना मिलकर वो थैलाकॉइड मिलकर एक ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब इनके बीच में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये यहाँ, इसको हम क्या कहेंगे, ये दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली, क्लियर। इसी को नाम इन्होंने दिया है स्ट्रोमा पट्टलिका। क्या, ओबियसली आप समझ गए होंगे, स्ट्रोमा पट्टलिका, स्ट्रोमा पट्टलिका, पट्टलिका, क्लियर, ऐसे। अब याद करो, ये ग्रेना, ये थैलाकॉइड पार्ट है, तो थैलाकॉइड, इस थैलाकॉइड के अंदर क्या क्या होता है, थैलाकॉइड में आपको पीएस फर्स्ट भी मिलता है एंड पीएस सेकंड भी मिलता है, पीएस सेकंड आर प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ आपको पीएस सेकंड पीएस फर्स्ट दोनों मिल जाएंगे, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली में कहा जाता है केवल पीएस फर्स्ट उपस्थित, इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट उपस्थित होता है, और पीएस फर्स्ट में होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पीएस फर्स्ट का उत्पाद क्या होता है, अब इसके ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन नंबर है 1 में क्या लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है NADPH2, दूसरा लिखा है ATP प्लस NADPH2, और तीसरा लिखा है इन्होंने क्या, ATP, और चौथा लिखा है इन्होंने व्हाट, O2। तो इसमें क्या प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ATP, क्योंकि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो उसमें सिर्फ एक पीएस फर्स्ट का उपयोग होता है, और अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो उसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों का उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें सिर्फ एटीपी का निर्माण होता है। तो आपको बस यहीं पर इसका राइट आंसर एटीपी कहा जाएगा। तो होता ये है, पूरी को बात को समझा जाए कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें प्रोड्यूस में कह सकते हैं में सिर्फ
एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण। लेकिन अगर नॉन साइक्लिक की बात करी जाए, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में एटीपी NADPH2 तथा O2 का निर्माण होता है, O2 का निर्माण होता है। क्लियर? यहाँ पर एटीपी बनेगा, NADPH2 बनेगा एंड O2 का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब है कि जल के प्रकाश अपघटन के लिए किसका होना अनिवार्य है। 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मैग्नीज लिखा गया है, जस्ता लिखा है, तांबा लिखा है, बोरॉन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें Mn मैग्नीज का उपयोग होता है, Mn++ तथा Cl-, ठीक है, याद है। तो क्वेश्चन नंबर है 3। समझते? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देख रहे हैं कि जल के प्रकाश अपघटन के लिए किसका होना अनिवार्य है। कॉपर, बोरॉन, जिंक और Mn। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर है 3, स्टेज है 5। तो लिख सकते हैं जल के प्रकाशीय अपघटन में प्रयुक्त होने वाली धातु है, प्रयुक्त होने वाली धातु है। कौन सी धातु है? क्लियर? इसमें है जैसे Mn++, दूसरा है Zn++, तीसरा है Cu++ और फोर्थ है आपके लिए क्या लिखा गया है ऑप्शन में, कॉपर, बोरॉन। बोरॉन की प्रेजेंस, बोरॉन है ना, बी। तो इसमें आपका आता है Mn, ठीक है। अब याद करो क्या हुआ था, ये था PS सेकेंड, ठीक है, ये PS सेकेंड था। PS सेकेंड पर आपने क्या लिया थे, 4H2। 4H2O में आपके 4 तो निकले थे इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ चलेगा, इसमें, ठीक है। यहाँ से और क्या इजेक्ट हुआ था, यहाँ से इजेक्ट हुए थे 4 प्रोटॉन, ठीक है। यहीं से क्या इजेक्ट हुआ है, O2। O2 चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, कहाँ, एटमॉस्फेयर, यहीं से, ठीक है। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन इससे प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ यूज हुई थी Mn++ एंड Cl-। तो इनका यूज हुआ था, तब जाके ये प्रोसेस PS सेकेंड पर कंप्लीट हुई थी। और इसीलिए कहते हैं कि जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए जो कि ये प्रोसेस है, इसमें Mn का यूज आपको देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ होगी, ये सब आपके संबंधित हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, 11 क्वेश्चन को हम देखें।
क्रोमेटोग्राफी किस क्रिया में भाग लेते हैं? क्या क्रोमेटोफोर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर ये 11वां बहुत अच्छा है, री AIPMT 2015 में आपसे पूछा गया है। तो वर्ड की लवक क्रोमेटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं? तो क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरा समझ लें आप। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, या फिर साइटोलॉजी को ठीक से पढ़ लोगे। जहाँ तक है मैंने आपको प्रोकैरियोट सेल में ये सारी बातें एक्सप्लेन की थी, क्लियर? ऐसे तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा है। हम स्टेज 5 के वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिनका कनेक्शन लाइट रिएक्शन से है। किससे है? लाइट रिएक्शन से। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो क्रोमेटोफोर को समझना होगा। क्रोमेटोफोर क्या है? कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ है ना। और इसलिए हम क्वेश्चन का एक सेगमेंट इस जगह यूज कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, खास भी। तो कह सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। 11 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें देखें क्या है। इसमें कहा गया है कि क्रोमेटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं? क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर किस क्रिया में भाग लेते हैं या किस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किस क्रिया में भाग लेते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। ऐसे किस क्रिया में भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है, आंसर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। क्यों? तो क्रोमेटोफोर होते क्या? तो क्रोमेटोफोर की कहानी ये है कि ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी की एक सेल है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन नज़र आएगी। क्या? चलो उसके ऊपर होगा स्लाइम लेयर, सेल वॉल मान लो। ये यहाँ इसमें ऐसे ये, लेकिन यहाँ अंदर की साइड यहाँ कुछ खास स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं। ये स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फॉर्म माने गए हैं मेम्ब्रेन के। मेम्ब्रेन से एक्सटेंडेड फॉर्म है इस तरीके से, और यही स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्रोमेटोफोर। क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर। ऐसे ये क्रोमेटोफोर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी प्रेजेंस यहाँ साइटोप्लाज्म रीजन में पाई जाती है इस तरीके से। तो ये है कहीं ना कहीं क्रोमेटोफोर, ठीक है। ये इनको, अच्छा, इसमें इसका DNA भी हो सकता है, हालांकि अभी DNA से हमें कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये है इसकी सेल वॉल। क्या है ये? सेल वॉल
दिस इज व्हाट सेल membrane, clear, and this is what, this is chromatophore, chromatophore, फोर, क्रोमा मीन्स क्या होता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, ठीक है, कलर, और फोर का मतलब होता है अरेंजमेंट, धारण करना, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ये तो कलर को जो धारण करेगा वो क्रोमेटोफोर कहलाएगा। तो इनमें इन्हीं क्रोमेटोफोर को कुछ और नाम भी देते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्री थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड, ऐसे इन्हीं को नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली, फोटोसिंथेटिक लैमेली भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिक लैमेली, फ्री थाइलेकॉइड, क्रोमेटोफोर, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं और ये कहलाता है कहीं ना कहीं जीनोम। क्या जीनोम कैसा है, डीएस डीएनए, ठीक है, ये डीएस डीएनए, ये क्रोमेटोफोर, क्लियर, ऐसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। यहीं पर क्या होता है, लाइट आती है इन पर। और एक बात और समझ लो कि प्रोकैरियोट में ये कहा जाता है कि इसी प्रोकैरियोटिक सेल से क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ था, है ना। तो कैसे, जरा चलो इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। हालांकि इसे ओरिजिन में कहा जाता है, अल्टमैन और सिम्पल ने इसी बात को एक्सप्लेन भी किया था कि यूकेरियोट कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ था वो BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा, ये हैं कौन, ये एक्चुअली थे वन सेल ऑफ BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हम कहते हैं BGA। इज दैट क्लियर? इसी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्या कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसे। अच्छा, ये हैं फ्री थाइलेकॉइड, फोटोसिंथेटिक लैमेली, क्रोमेटोफोर कहलाते हैं। अब यही क्रोमेटोफोर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेनम रीजन में। तो जरा समझते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा, हमने अभी समझा भी है। तो इसी से उसका फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कुछ कनेक्शन आपको नजर आएगा, जैसे ये डबल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, ये कौन है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब इसमें एक चीज़ और रखी जा सकती है, वो है इसमें 70S राइबोसोम। क्या ये हैं 70S राइबोसोम, जो इसकी मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना। तो यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फ्री थाइलेकॉइड, इनमें लाइट रिएक्शन होती है। ऐसे ही कहा जाता है कि ये फ्री थाइलेकॉइड आपस में अरेंज्ड होकर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए। इन्होंने ओरिजिनल किया थाइलेकॉइड का, ये आपस में कनेक्ट हो गए और कनेक्ट होने के बाद इन्होंने कहीं ना कहीं जनरेट किया किसे, ये स्ट्रोमा लैमेली, इंटरग्रेनम लैमेली। तो ये तो हो गया एक थाइलेकॉइड, क्लियर। और ये टोटल कौन है, दिस इज कॉल्ड ग्रेनम। क्या हम इसे ग्रेनम नाम देते हैं,
और ये कौन है? दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, इसी को कहते हैं हम इंटरग्रेनम लैमेली। इंटरग्रेनम लैमेली, दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली लैमेली इंटरग्रेनम लैमेली कहलाती। तो सोचो, यहाँ पर ये थैलाकॉइड, इनको क्रोमेटोफोर कहा गया है प्रोकैरियोट में, और ये कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट। तो इसके आप देख रहे हो ये फ्री थैलाकॉइड है, इसी को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। यही बाद में कन्वर्ट हो गए थैलाकॉइड में। ठीक है, और इसके स्टेक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ढेरी नुमा संरचना बनाई, और फिर ग्रेनम में कन्वर्ट हो गए। इसमें आपको मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऐसे। तो इसका जीनोम भी कैसा है? ds DNA से बना हुआ है। ठीक है, ये जीनोम सेम टू सेम। इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ 70S राइबोसोम आपको नजर आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड 70S राइबोसोम। याद आ रहा है कुछ? तो सोचो, ये काफ़ी एविडेंस प्रोवाइड करता है दैट द साइनोबैक्टीरिया आर ओरिजिनेट डेवलप इन क्लोरोप्लास्ट। जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का फॉर्मेशन चल रहा था, उस टाइम ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक का निर्माण हुआ, है ना? क्योंकि दुनिया में सबसे पहले मोनेरा थे। मोनेरा का मतलब प्रोकैरियोट थे। तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी मिलेगी। इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, उसमें भी है। इसमें भी 70S राइबोसोम है, उसमें भी 70S राइबोसोम है। अब दोनों ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये क्रोमेटोफोर में करता है, वो थैलाकॉइड रीजन में करता है। चीज़ तो एक ही है। तो कहा जाता है कि नेचर के जो फ्री थैलाकॉइड हैं यही कन्वर्ट हुए ग्रेनम में, और इस तरीके से इनमें लाइट रिएक्शन होती है और इनमें आपके थैलाकॉइड रीजन में लाइट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। इज़ दैट क्लियर? तो ये बातें थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, आप समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी से रियल में आपके जो कंसेप्ट हैं वो जनरेट होते हैं। फिर है पादप कोशिका की रसधानी में जल घुलनशील। 2016 में क्वेश्चन आया है, घुलित वर्णक कौन से होते हैं? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कहाँ होती? जैसे क्वेश्चन नंबर 9 यही डिस्कस कर लेते। ये क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, चलो इस पर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो ये तो है ग्रेना रीजन और ये है स्ट्रोमा रीजन। क्या है? स्ट्रोमा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कहाँ होती है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या? प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया। प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया, बोलो कहाँ होगी? प्रकाश स्वतंत्र। इसकी मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है डार्क रिएक्शन की। किसकी? डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा रीजन, है ना? तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं प्रकाश संश्लेषण सेकंड, प्रकाश संश्लेषण सेकंड, पीठिका आधात्री, मतलब यही होगा मैट्रिक्स, थैलाकॉइड अवकाशिका प्रकाश संश्लेषण। तो आधात्री मतलब स्ट्रोमा रीजन, स्ट्रोमा रीजन में ही डार्क रिएक्शन होगी। तो ये बात कही गई है। ठीक है, प्रकाश श्वसन पर रिलेटेड 8वां क्वेश्चन है, तो ये आप अभी नहीं कर पाओगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी? हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकता कहाँ पाई जाती है? ये आप तब कर पाओगे जब आप पढ़ लोगे केमियोस्मोटिक थ्योरी।
सेमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ लोगे तब आप इसे कर पाओगे। इज दैट क्लियर? एमर्सन इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया। अब हम स्टेज 5 से बाहर निकलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जिन्हें आप अभी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे चलो स्टेज फर्स्ट में आते हैं। स्टेज फर्स्ट इसी सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो वाली बात। स्टेज फर्स्ट है ना, कौन सा? स्टेज फर्स्ट पे बात करेंगे। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, ये क्या कह रहा है? कौन सी प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, वैसे ही समझ लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि कौन सा जो तरंग दैर्घ्य है वो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? लाल, नीला, बैगनी, तो रेड रिप्रेजेंट मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। अब फिर क्या है? रासायनिक संश्लेषण जीवाणु ऊर्जा निम्न से प्राप्त होती है। तो हम आपको बता चुके हैं IR, इंफ्रारेड। इसमें जैसे सूर्य है, अवरक्त लाल किरणें हैं, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, तो इसमें हमने इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4। तो क्वेश्चन 4 में कह सकते हैं कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अपने अपनी प्रकाश अभिक्रिया के लिए IR अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, जैसे यहाँ कहा गया पर्ण के वर्णकों का पृथक्करण निम्न के द्वारा संभव है: पेपर क्रोमेटोग्राफी, समस्थानिक लेवलिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह सकते हैं पत्तियों में उपस्थित वर्णकों का पृथक्करण संपन्न किया जाता है। ठीक है, पृथक्करण संपन्न किया जाता है। इसमें राइट आंसर है पेपर क्रोमेटोग्राफी। कौन? पेपर क्रोमेटोग्राफी
ग्राफी, ठीक है। याद करो पेपर क्रोमेटोग्राफी, अभी अभी मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको लगभग समझाया पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, है ना। ये चीज़ हो गई। अब कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक है, हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आधिपत्य प्रयोग, याद है स्टार्टिंग मैंने बता रखा है। हाफ लीफ कह सकते हैं कि CO2 की उपयोगिता किस परीक्षण द्वारा अध्ययन होता है, किस परीक्षण द्वारा अध्ययन की जाती है, तो वो कौन है। तो इसमें हम लेते हैं मोल्स एक्सपेरिमेंट्स, ये इसे भी कहते हैं मोल्स एक्सपेरिमेंट, या फिर हम इसी को कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। बोलो, एक्सपेरिमेंट परीक्षण, ठीक है। हाफ लीफ परीक्षण, जिसमें बोतल के अंदर हाफ लीफ को अरेंज किया था और उसमें QH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया था। PS फर्स्ट में ऐसे आगे है क्वेश्चन नंबर है प्रकाश श्वसन का है, आप नहीं अभी कर पाओगे। ये प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद हैं, ओबियसली प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद होते हैं ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन। ये किस पत्ती का रंग वर्णकों की उपस्थिति के कारण होता है। किसी पत्ती का रंग किसके कारण होता है। तो किसी भी पत्ती का जो रंग होता है वो कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, इन सब चीज़ों के कारण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, ओके। ऐसा हम आगे भी जब लाइट एक्शन, डार्क एक्शन, केमियोस्मोटिक सारी स्टडी कर चुके हैं, तब हम फिर से एक बार क्वेश्चन का स्लॉट वापस लेकर आएंगे। हैं, संभव है कि हमने जो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं वो आगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बाद में फिर नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर, ओके, थैंक यू।